So hello everybody, welcome back to our YouTube channel The Creative Minds Academy। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के लास्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि ये इस चैप्टर का पार्ट 6 रहने वाला है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर का मेजर पोर्शन जो है अराउंड 95% ऑफ द चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट का जो टॉपिक हमारा बचता है दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर हम लोगों का फ्रूट को पढ़ना रहता है एंड इसके अलावा हमारा जो है पॉली एम्ब्रियोनी को पढ़ना रहता है एंड हमें एपोमिक्सिस को पढ़ना है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हमारे रहते हैं जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो बात की थी वो हम लोगों ने सीड्स तक डिटेल में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, सीड्स का क्या यूज है, सीड किस तरीके से बनते हैं, कितने टाइप के सीड्स होते हैं, ठीक है, क्या क्या सीड्स की अडेप्टेशन होती है, सीड वायबिलिटी क्या होता है। तो सीड तक हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर को डिटेल में कवर कर लिया था। ठीक है, अच्छा, ये जो वीडियोस रहने वाली है ये आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए, सीबीएसई एग्जामिनेशन के लिए और सीयूईटी एग्जामिनेशन के लिए, तीनों ही एग्जाम के लिए, या फिर अगर आप कोई और एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं अपने अंडर ग्रेजुएट स्टडीज के लिए, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, ये नोट्स जो है इस पूरे पीडीएफ, ये जो आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर के जो नोट्स हैं, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पर मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर इन नोट्स को अपलोड कर दूंगी और आप वहां से जाके इन नोट्स को डाउनलोड करके अपनी स्टडीज में फर्दर जो है आप स्टडी के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें फ्रूट की, ठीक है, तो फ्रूट क्या होता है बेसिकली, आपके जो ओव्यूल्स हैं, ठीक है, ओव्यूल्स क्या करते हैं, सीड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जब आपके ओव्यूल्स मैच्योर होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो सीड फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब ओवरी जो होती है, जब ओवरी मैच्योर होती है तो ओवरी मैच्योर होने के बाद में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि ओवरी का जो डेवलपमेंट है आफ्टर मैच्योरिटी उसका डेवलपमेंट इनटू फ्रूट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए फ्रूट की अगर जो डेफिनेशन की बात करें तो फ्रूट इज ऑल्सो नोन एज अ राइपेंड ओवरी। ठीक है, एक राइपेंड ओवरी जो होता है, हम फ्रूट को एक राइपेंड ओवरी भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, the transformation of ovules into seeds and ovary into fruits proceeds simultaneously। अब होता क्या है, जो आपके ओव्यूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन है ना, यानी कि जो आपका सीड फॉर्मेशन है और जो आपका फ्रूट फॉर्मेशन है, ठीक है, ध्यान से समझो, जो आपका सीड फॉर्मेशन है और जो आपका फ्रूट फॉर्मेशन है, ठीक है, यही तो हो रहा है ना, आपका जो ओव्यूल्स हैं वो सीड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और ओवरी आपकी फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है। तो यानी कि जो सीड फॉर्मेशन और फ्रूट फॉर्मेशन है ये साइमल्टेनियसली होते हैं। ठीक है, ये एक साथ हो रहे होते हैं। जिस टाइम पे आपके ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, सेम टाइम पे ही आपकी ओवरी जो है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है। ठीक है, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है वो फ्रूट के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, the wall of the ovary develops into a wall of fruit known as pericarp। ठीक है, जो ओवरी की वॉल होती है, ठीक है, अब जो ओवरी की वॉल होती है वो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है एंड उस फ्रूट वॉल को हम क्या बोलते हैं, उस फ्रूट वॉल को हम बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक है, यानी कि जो फ्रूट का आउटर लेयर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पेरिकार्प। ठीक है, the fruits may be fleshy as in guava, orange, mango, etc. or may be dry as in groundnut and mustard। ठीक है, अब जो आपके फ्रूट्स हैं वो फ्लैशी भी हो सकते हैं। ठीक है, फ्लैशी किसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, मैंगो के अंदर, गुआवा के अंदर, ऑरेंज के अंदर, या फिर आपको ड्राई फ्रूट्स भी देखने को मिलते हैं। ड्राई फ्रूट्स किसके होते हैं, आपके ग्राउंडनट और मस्टर्ड के। ठीक है, ग्राउंडनट और मस्टर्ड के जो फ्रूट्स होते हैं वो ड्राई होते हैं। ठीक है, तो आपको जो फ्रूट्स हैं वो या तो ड्राई देखने को मिल सकते हैं या फिर वो क्या देखने को मिल सकते हैं, आपको फ्रेशी फ्लेशी फ्रूट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, या तो ड्राई होंगे या फिर क्या होंगे, आपके फ्लेशी फ्रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब मैक्सिमम जो फ्रूट्स होते हैं आपके, ठीक है, ज्यादातर फ्रूट्स के अंदर, ज्यादातर फलों के अंदर क्या होता है ना, ऐसे कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं जिनके हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, सीड डिस्पर्सल इजीली कर सकते हैं। सीड डिस्पर्सल का क्या मतलब है, जो आपका सीड है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर क्या करता है, ट्रैवल करता है। ठीक है,
तो आपके फ्रूट्स ही जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से बने होते हैं या वो इस तरीके से मॉडिफाइड होते हैं कि उनके अंदर ऐसे कुछ मैकेनिज्म्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, इजीली सीड डिस्पर्सल शो कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं फ्रूट्स की क्लासिफिकेशन की, ठीक है, तो फ्रूट्स कैसे कैसे हो सकते हैं। फ्रूट्स जो होते हैं आपके वो मेजरली 3 टाइप्स के जाने जाते हैं, ठीक है। एक होते हैं ट्रू फ्रूट, एक होते हैं फॉल्स फ्रूट और एक होते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। ट्रू, फॉल्स एंड पार्थिनोकार्पिक, ठीक है, यानी कि जो फ्रूट्स होते हैं वो भी ट्रू या फॉल्स होते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे हम लोग। इन मोस्ट प्लांट्स, by the time the fruit develop from the ovary, other floral part degenerate and fall off। यानी कि मैक्सिमम प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जिस टाइम तक आपका ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट होके फॉल ऑफ हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि प्लांट के ऊपर से क्या हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं फॉल्स फ्रूट्स की, ठीक है, फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं, फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, वो फ्रूट्स जहां पर आपका थैलेमस भी फ्रूट फॉर्मेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करे। यानी कि वो फ्रूट्स जहां पर आपका जो थैलेमस होता है ना, थैलेमस भी जब आपका फ्रूट फॉर्मेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करता है तो उस टाइप के फ्रूट्स को हम लोग बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, ठीक है। उन फ्रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उन फ्रूट्स को हम लोग बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। द टाइप ऑफ फ्रूट्स वेयर द थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट्स इन द प्रोसेस ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है आपके, एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यूज, ठीक है। आपका सेब, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यूज जो है वो आपके फॉल्स फ्रूट्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं जो सिर्फ ओवरी से बने होते हैं, ठीक है। वो फ्रूट्स, द टाइप ऑफ फ्रूट्स विच डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी, उनको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स, ठीक है। उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रू फ्रूट्स बोलेंगे। यानी कि वो फ्रूट्स जो आपके सिर्फ और सिर्फ ओवरी से बने हुए होंगे, ओवरी से जो सिर्फ डेवलप होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे ट्रू फ्रूट्स, ठीक है। अब आपके ट्रू फ्रूट्स कौन कौन से हो सकते हैं, आपके ट्रू फ्रूट्स कौन से हो सकते हैं, मैंगो हो सकता है, ठीक है, ऑरेंज हो सकता है, ठीक है, ग्रेप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है वो क्या हो जाएंगे, ये आपके ट्रू फ्रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके ट्रू फ्रूट्स, आप इनको कंसीडर करेंगे, ठीक है। आप इनको क्या कंसीडर करेंगे, इनको आप कंसीडर करेंगे ट्रू फ्रूट, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स की, ठीक है। हम बात करेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स की। पार्थिनोकार्पी एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है। पार्थिनोकार्पी क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है। यानी कि वो प्रोसेस जहां पर आपका फ्रूट फॉर्मेशन जो होगा वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। यानी कि जो आपका फ्रूट फॉर्मेशन होगा, है ना, जो आपका फ्रूट फॉर्मेशन होगा वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा। यानी कि यहाँ पर फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्योंकि वहां पर नहीं हुआ, इसी वजह से इस प्रोसेस को हम लोग पार्थिनोकार्पी बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे फ्रूट्स जहां पर फ्रूट का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन हुआ, ऐसे फ्रूट्स को हम लोग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं, ठीक है। अब इनका एग्जाम्पल क्या होता है, इनका एग्जाम्पल होता है बनाना, ठीक है। इनका एग्जाम्पल क्या होता है, इनका एग्जाम्पल होता है आपका बनाना, ठीक है। आप हम क्या कर सकते हैं, पार्थिनोकार्पी का जो प्रोसेस होता है ना, इसको हम इंड्यूस करवा सकते हैं। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, किसी प्लांट के अंदर हम आर्टिफिशियली उसको क्या करवा सकते हैं, इनिशिएट करवा सकते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम लोग आर्टिफिशियली इनिशिएट करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, थ्रू दी एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन्स। यानी कि अगर वहां पर हम क्या कर दें, प्रॉपर ग्रोथ हॉर्मोन्स जो वहां पर फ्रूट डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, अगर हम वो प्रोवाइड कर दें तो वहां पर क्या हो सकता है, वहां पर हमें जो है फ्रूट का डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये वाले जो फ्रूट्स होते हैं, जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, दीज आर सीडलेस, ठीक है। बनाना के अंदर कभी कोई बीज देखे आपने, नहीं ना। तो जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं ये क्या होते हैं आपके, ये आपके सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। Next, the first stimulus for fruit development comes from pollination, while second stimulus is received from developing seeds, and the third stimulus is provided by the availability of nutrients. अब ये क्या बोल रहा है, ये पॉइंट से क्या बोल रहा है,
कि फ्रूट डेवलपमेंट के लिए जो फर्स्ट स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस क्या होता है? एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल एक्शन, है ना? जिसकी वजह से कोई रिस्पॉन्स हम लोग वहां पर ले, है ना? तो वो कब आता है? जब पॉलिनेशन हो रहा होता है, ठीक है? तब वहां पर फर्स्ट स्टिमुलस जो है वो पॉलिनेशन के दौरान आता है फ्रूट डेवलपमेंट के लिए। सेकंड स्टिमुलस जो है वो कब मिलता है? डेवलपिंग सीड्स के द्वारा मिलता है। जब सीड्स डेवलप हो रहे होते हैं तब क्या है, वहां पर फ्रूट डेवलपमेंट के लिए सेकंड स्टिमुलस जो है वो रिसीव होता है। एंड जो थर्ड स्टिमुलस होता है वो कब होता है? जब वहां पर प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है, ठीक है? यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर अमाउंट में जब प्रेजेंट होते हैं तो थर्ड स्टिमुलस आपको फ्रूट डेवलपमेंट के लिए तब देखने को मिलता है, ठीक है? सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। ये जो आपको डायग्राम दिखाया हुआ है, इस डायग्राम के अंदर आपको फॉल्स फ्रूट्स दिखाए हुए हैं, ठीक है? फॉल्स फ्रूट किसके दिखाए हुए हैं आपको? एप्पल और स्ट्रॉबेरी, ठीक है? एप्पल और स्ट्रॉबेरी का आपको फॉल्स फ्रूट्स दिखाया हुआ है। और ये जो डायग्राम्स है ये एनसीईआरटी के डायग्राम्स है, ठीक है? ये जो डायग्राम्स है ये एनसीईआरटी के डायग्राम्स। अब देखो ये क्या है? ये वाला जो पोर्शन है जो आप कंज्यूम करते हैं दैट इज थैलेमस, ठीक है? ये क्या है? यहाँ पर सीड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? हमें सीड्स देखने को मिल रहे हैं। और ये क्या है इधर अंदर? ये क्या है? ये है आपका एंडोकार्प, ठीक है? यानी कि अगर हम एप्पल की यहाँ पर बात कंसीडर करें तो एप्पल के अंदर ये जो थैलेमस है, ये जो थैलेमस है ये आपका फ्रूट फॉर्मेशन के अंदर क्या है? रोल प्ले कर रहा है ना? फ्रूट फॉर्मेशन के अंदर आपका जो थैलेमस है वो रोल प्ले कर रहा है, ठीक है? तो इसीलिए इसको हम फॉल्स फ्रूट कंसीडर करते हैं, ठीक है? सिमिलरली अगर हम स्ट्रॉबेरी की बात करें तो स्ट्रॉबेरी के अंदर भी यहाँ पर जो है हमें सेंटर वाले पोर्शन में पूरा थैलेमस ही देखने को मिलता है, ठीक है? यानी कि स्ट्रॉबेरी के अंदर भी हमें जो है हम जो पार्ट कंज्यूम करते हैं दैट इज द थैलेमस पार्ट, ठीक है? दैट इज द थैलेमस पार्ट। इसीलिए इसको हम लोग फॉल्स फ्रूट भी यहाँ पर इसको बोलते हैं, ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रूट एंड इसी के साथ हमारे जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स थे वो यहाँ पर कंप्लीट हुए, ठीक है? अभी जो है हमें लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का कवर करना है दैट इज एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। अब एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है? हम बोल सकते हैं कि ये एक टाइप की अडेप्टेशन है, ठीक है? दीज आर अ टाइप ऑफ अडेप्टेशन जो कि प्लांट्स के अंदर जो है हमें देखने को मिलती है, ठीक है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं एपोमिक्सिस की, ठीक है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं एपोमिक्सिस की तो एपोमिक्सिस के बारे में देखते हैं। Although seeds in general are the product of fertilization, a few flowering plants such as some species of Asteraceae, अब Asteraceae फैमिली में और ग्रास फैमिली के अंदर, Asteraceae फैमिली और ग्रास फैमिली के अंदर क्या होता है? एक स्पेशल मैकेनिज्म देखने को मिलता है। स्पेशल मैकेनिज्म यानी एक अडेप्टेशन देखने को मिलती है in which seeds are produced without fertilization, ठीक है? यानी कि जहां पर सीड्स का प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा, सीड्स का जो प्रोडक्शन है विदाउट फर्टिलाइजेशन हुआ, उस प्रोसेस को हम लोग एपोमिक्सिस बोलते हैं, ठीक है? वो स्पेशल मैकेनिज्म जहां पर आपका जो सीड्स का प्रोडक्शन है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा उसको हम लोग एपोमिक्सिस बोलेंगे, ठीक है? उसको हम क्या बोलेंगे? एपोमिक्सिस बोलेंगे, ठीक है? नाउ इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? यानी कि ये एक टाइप की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो क्या करती है? आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करती है, ठीक है? यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कॉपी करती है, ठीक है? देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स, ठीक है? कई तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? एपोमिक्टिक सीड्स जो होते हैं उनको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है? इन सम स्पीशीज द डिप्लॉयड egg cell is formed without reduction division and develops into the embryo without fertilization, ठीक है? कई बार क्या देखने को मिलता है कुछ स्पीशीज के अंदर क्या होता है, जो आपका डिप्लॉयड एक्सेल होता है, ठीक है? जो आपका डिप्लॉयड एक्सेल होता है उसके अंदर रिडक्शन देखने को नहीं मिलती, ठीक है? उसके अंदर क्या होगा? रिडक्शन देखने को नहीं मिलेगी, रिडक्शन डिवीजन वहां पर नहीं होगी। रिडक्शन डिवीजन आपकी क्या होती है? रिडक्शन डिवीजन इज योर मियोसिस, यानी कि वहां पर एक्सेल के अंदर मियोसिस देखने को नहीं मिलती और वो डायरेक्टली क्या कर जाता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन वो क्या करेगा? एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि एक्सेल के अंदर वहां पर रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुई, ठीक है?
एम्ब्रियो की भी जो प्लॉइडी हमें देखने को मिलती है वो 2n होती है, और यहाँ पर जो हमारा एक्सेल है उसकी भी प्लॉइडी 2n ही है, ठीक है। More often, as in many citrus and mango varieties, some of the nucellular cells surrounding the embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac, and develop into the embryos. In such species, each ovule contain many embryo. अब क्या बात हो रही है? अब बात हो रही है आपकी सिट्रस या फिर मैंगो स्पीशीज की, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है बेसिकली, एम्ब्रियो सैक के अराउंड जो न्यूसेलुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एम्ब्रियो सैक के अराउंड जो आपके न्यूसेलुलर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें से कुछ न्यूसेलुलर सेल्स जो है वो क्या करेंगे, वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एंड वो डिवाइड करेंगे किस तरीके से कि वो एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोट्यूड हो जाए। प्रोट्यूड का मतलब क्या होता है, एक तरीके से एंटर कर जाना है, ठीक है। वो क्या करेंगे, एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर जाएंगे और उसके बाद में एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। वो क्या हो जाते हैं, एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि ऐसी स्पीशीज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक एक ओव्यूल के अंदर काफी काफी एम्ब्रियोज आपको देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है। एक एक ओव्यूल के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, काफी एम्ब्रियोज वहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होगा, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, यानी कि जब हमें एक से ज्यादा एम्ब्रियो एक सीड के अंदर देखने को मिल रहा है, उसी प्रोसेस को हम लोग या उसी फिनोमिना को हम लोग पॉली एम्ब्रियोनी भी बोलते हैं, ठीक है। पॉली मीन्स मैनी, ठीक है। एंड एम्ब्रियो इज एम्ब्रियो, यानी कि जब बहुत सारे एम्ब्रियोज आपको एक सीड के अंदर देखने को मिल रहे हैं, उस फिनोमिना को हम लोग पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं, ठीक है। द जेनेटिक नेचर ऑफ दीज एम्ब्रियो इज डिप्लॉयड, ठीक है। यानी कि इनका जो जेनेटिक नेचर होगा, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में ये जो लाइन आपके क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछ हुई है, ठीक है, कि जेनेटिक नेचर क्या होगा इन एम्ब्रियो का। तो इनका जो नेचर होता है दैट इज डिप्लॉयड, 2n होंगे, एंड दे वुड बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर। ये जो एम्ब्रियोज होते हैं ना, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग क्लोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको हम लोग क्लोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल ऑफ एपोमिक्टिक पॉलीएम्ब्रियोनी, यानी कि इनके क्या क्या एडवांटेजेस है, किस वजह से ये जो फिनोमेनाज हैं वो अभी यूज में लाए जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हाइब्रिड वेराइटीज आर प्रेफर्ड बाय एग्रीकल्चरिस्ट बिकॉज ऑफ देयर हायर यील्ड, विगर एंड रेजिस्टेंस टू स्ट्रेसेस, ठीक है। आजकल क्या है ना, जो फार्मर्स होते हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, वो हाइब्रिड वैरायटीज को यूज करते हैं, ठीक है। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक तो हाइब्रिड वैरायटीज से हमें अच्छी यील्ड मिलती होती है, ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा होता है, हाई डिजीज रेजिस्टेंट या फिर स्ट्रेस रेजिस्टेंस हमें मिल रही होती है, हाई टॉलरेंस होती है उस पर्टिकुलर क्रॉप के पास में, ठीक है। तो इसी वजह से किसी भी पर्टिकुलर टाइप की क्रॉप की आजकल जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो हाइब्रिड वैरायटीज यूज करते हैं, ठीक है। सो दे हैव इंक्रीज्ड क्रॉप प्रोडक्टिविटी, ओके। तो अगर हमें जो है रेजिस्टेंस अच्छी मिल रही है, हायर यील्ड मिल रही है, यानी कि जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी हो गई वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इसमें एग्जांपल किस किस का है, मेज, टोमेटो एंड कॉलीफ्लावर, ठीक है। मेज, टोमेटो एंड कॉलीफ्लावर, ठीक है। मेजर प्रॉब्लम ऑफ यूजिंग हाइब्रिड वैरायटीज, अब इनकी एक प्रॉब्लम भी है, ठीक है। हाइब्रिड वैरायटीज को यूज करने का एक प्रॉब्लम भी है। क्या प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम क्या है कि आप इन कैरेक्टर्स को मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। जो हाइब्रिड कैरेक्टर्स होते हैं इनको आप मेंटेन नहीं कर सकते। क्यों मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आपने इनको यूज किया, ठीक है, यानी कि आपने इनको यूज किया और आपको जो है फर्स्ट जनरेशन देखने को मिल गई, ठीक है। अब जब सेकेंड जनरेशन प्रोड्यूस होनी होगी, ठीक है, जब सेकेंड जनरेशन होगी इसी क्रॉप की, तो उसके अंदर जो है ये कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं, बेसिकली प्रोजेनीज के अंदर, सेकंड जनरेशन की प्रोजेनीज के अंदर ये कैरेक्टर्स जो है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हमें हर साल अच्छी यील्ड चाहिए, तो हमें तो हर साल हाइब्रिड सीड्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, है ना। पर क्या ये इकोनॉमिकल है, क्या हर फार्मर हर साल हाइब्रिड सीड्स को अफोर्ड कर पाएगा, हर साल नए हाइब्रिड सीड्स को अफोर्ड कर पाएगा, नो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी फार्मर, ठीक है। जो थोड़े से रिच फार्मर्स होंगे वो कर सकते हैं, ठीक है, बट जो पुअर फार्मर्स हैं, ठीक है, जिनके पास में उतना ज्यादा एरिया नहीं है लैंड का, ठीक है, या जितने उनके पास में लेट्स से इतने रिसोर्सेज नहीं है,
तो उनके लिए हर साल नए हाइब्रिड सीड्स ले पाना वो बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो इसलिए क्या है बेसिकली देयरफॉर एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स आर फॉर द सर्च ऑफ वेरियस मेथड्स, ताकि हम लोग जो ये हाइब्रिड ट्रेड्स हैं इनको क्या कर सके, मेंटेन कर सके। इन हाइब्रिड ट्रेड्स को हम क्या कर सके, मेंटेन कर सके, ठीक है? अब इसका एक तरीका क्या होता है कि हम लोग एपोमिक्सिस के थ्रू क्या कर सके, सीड्स को प्रोड्यूस करें, ठीक है? हम एपोमिक्सिस के थ्रू क्या करें, सीड्स को प्रोड्यूस करें। अब क्या होगा देखो, यहाँ पर जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एपोमिक्टिक सीड्स के अंदर जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, वो क्या है, डिप्लॉयड सेल से हो रहा होता है, ठीक है? एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन है, वो डिप्लॉयड सेल से हो रहा होता है। मैंने अभी बताया आपको कि जो आपका यहाँ पर एम्ब्रियो है, उसके अंदर रिडक्शनल डिवीजन नहीं होती, ठीक है? जो आपका जो है एम्ब्रियो है, उसके अंदर आपको बेसिकली आपके एग सेल के अंदर, ठीक है? एग सेल के अंदर आपको रिडक्शनल डिवीजन देखने को नहीं मिलती। इसी वजह से वहां पर जो आपका एम्ब्रियो है, वो आपका जो है वो डिप्लॉयड होगा, ठीक है? और यहाँ पर आपको सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलेगी, यानी कैरेक्टर सेपरेट ही नहीं होंगे। जब वहां पर डिवीजन ही नहीं हुई तो कैरेक्टर्स कैसे सेपरेट होंगे, है ना? एंड द न्यू सीड्स विल कंटेन ऑल द ट्रेट्स ऑफ द हाइब्रिड वेराइटीज, यानी कि इस पर्टिकुलर एक्सेल से जो एम्ब्रियोज बनेंगे और उनसे जो पर्टिकुलर हम लोगों को सीड्स फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, उनके अंदर वो सारे ट्रेट्स प्रेजेंट होंगे जो आपकी प्रीवियस जनरेशन के अंदर यानी हाइब्रिड सीड्स के अंदर प्रेजेंट थे, ठीक है? तो एपोमिक्सिस यहाँ पर क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है, ठीक है? नाउ दिस एपोमिक्सिस इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड, ठीक है? जो एपोमिक्सिस होता है ना, इसको जेनेटिकली कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है? अब कौन से जीन्स इसको कंट्रोल करते हैं, एपोमिक्सिस को कौन से जीन्स कंट्रोल करते हैं, ये अभी तक ढूंढा जा रहा है ना, इसका अभी हमें पता नहीं है, बट वी नो के इसको हम लोग जेनेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? As soon as they are located, efforts will be made to transfer them into hybrid varieties. यानी कि जैसे ही हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि कौन से जीन्स के थ्रू एपोमिक्सिस कंट्रोल होता है, तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, अब साइंटिस्ट अपने फायदे के लिए, है ना, या बोल लो कि आप सोसाइटी के फायदे के लिए, है ना, फॉर मोर इकोनॉमिकल पर्पस, है ना, वो क्या करेंगे वहां पर हाइब्रिड वैरायटीज के अंदर जो है उन जीन्स को लोकेट करने की या फिर क्या करेंगे, उनको ट्रांसफर करने की वहां पर कोशिश करेंगे, ठीक है? सो इसी के साथ में हमारा ये जो चैप्टर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये पूरा चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया, ठीक है? मैं दोबारा से बोल रही हूँ, ये वीडियोस अगर आप देख लेते हैं एंड इसके बाद में आप जो है एनसीईआरटी पढ़ ले, ठीक है? एनसीईआरटी पढ़ ले प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर ले, ठीक है? और साथ में आप अपनी एनसीईआरटी क्वेश्चंस और एग्जाम्पलर्स कर ले, ठीक है? तो आपको जो है इसके बाद और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीबीएसई, सीयूईटी और नीट के अंदर भी आप अच्छे खासे मार्क्स सिर्फ इन लेक्चर्स के थ्रू आप गेन कर पाएंगे, ठीक है? आने वाले दिनों के अंदर हम बाकी चैप्टर्स को भी इसी चैनल के ऊपर डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हम क्या करेंगे, हम लोग वन शॉट सीरीज, रिवीजन सीरीज भी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर लेके आएंगे, ठीक है? कमिंग डेज में आपको जो है सीयूईटी और नीट यूजी के लिए अलग से एक ऑनलाइन बैच भी देखने को मिलेगा यूट्यूब के अलावा, जहां पर हम लोग जो है पूरा कोर्स कंप्लीशन अलोंग विद डिटेल्ड टेस्ट सीरीज, ठीक है, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो वो बैच हम लोग अभी कुछ दिन के अंदर लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है? तो अगर आप में से अगर कोई चाहे तो उस बैच को भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है? इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं एंड अभी तक आप लोगों ने हमारी कोई वीडियो नहीं देखी थी, आप इसी वीडियो के थ्रू हमारे चैनल के ऊपर आए हैं और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग। एंड हाँ, अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, या फिर जो टेलीग्राम के ऊपर हमारा डिस्कशन ग्रुप है, आप उसके ऊपर भी अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है? सो पढ़ते रहिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।